Now we'll come to the next part, major sources of foreign currency funds. So this is the last part of this wonderful chapter. यहाँ पर आप क्या पढ़ने वाले हैं आज? What are the major sources of foreign currency funds? Can Indian company raise funds from abroad? क्या भारतीय कंपनी विदेशों से फंड्स रेज कर सकती है? हाँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी लिस्ट बनी हुई है, तो हमें इनके फीचर समझने हैं अभी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से आप मान के चलो कि आ जाएगा, अगर आप इंडियन कंपनी है और आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए आपको? बिकॉज आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, कंपोनेंट्स परचेज करने हैं, कैपिटल गुड्स परचेज करना है। फॉरेन में अगर आपकी कोई सब्सिडरी है तो उसको फाइनेंस करना है, फॉरेन कंट्री में जॉइंट वेंचर स्टार्ट करना है, फॉरेन कंट्री में आपकी एक ब्रांच स्टार्ट करनी है, तो उन सब के लिए हमें फॉरेन करेंसी में फंड्स लगता है। तो फॉरेन करेंसी में फंड्स आपको लगता है तो उसके लिए आप किन के पास जाएंगे? एक है कमर्शियल बैंक्स। तो इंडिया में आप कमर्शियल बैंक्स के पास जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक के पास जा सकते हैं, एंड दे विल प्रोवाइड यू दिस फॉरेन करेंसी लोन्स। ओके, द बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड फॉर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। दूसरा किसके पास जाएंगे? डेवलपमेंट बैंक्स। ये डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं, दीज आर स्पेसिफिकली क्रिएटेड और दे कैटर टू फॉरेन करेंसी लोन्स। अंडरलाइन। तो दे कैन गिव यू लॉन्ग टर्म लोन, मतलब 5 साल से ऊपर। दे कैन गिव यू मीडियम टर्म लोन्स, मतलब 3 से 5 साल तक का लोन भी चाहिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक एजेंसीज क्रिएट किए हैं जहां पर आप ये फॉरेन करेंसी लोन रेज कर सकते हैं। अंडरलाइन एक्जिम बैंक। एक्जिम का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको फॉरेन करेंसी में फंड चाहिए तो इस बैंक के पास आप जा सकते हैं। ये बैंक आपके लिए ही बनाई गई है ओके, टू ऑफर लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स इंक्लूडिंग फॉरेन करेंसी लोन्स। ओके, इनका काम बेसिकली एक्सपोर्ट प्रमोट करना है। अगर आप एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस देंगे तो ही वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये जो बैंक गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश किए हैं एक्जिम बैंक, इनका पर्पस है एक्सपोर्ट फाइनेंस करना। तीसरा सोर्स है इंटरनेशनल एजेंसीज। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको नेम 3 इंटरनेशनल एजेंसीज फ्रॉम वेयर फॉरेन करेंसी फंड्स कैन बी रेज्ड। तो आप लिखेंगे इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। IBRD को पॉपुलरली हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। कई बार आपने न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इज एक्चुअली इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। फिर एक होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। ये जो एशियन कंट्रीज हैं सिर्फ उनकी कंपनीज को ये फाइनेंस प्रोवाइड करता है, एशियन। और ये जो इंटरनेशनल बैंक है ये पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री को फंड्स प्रोवाइड कर सकता है। फिर एक लिखना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस फॉर ऑब्टेनिंग फॉरेन करेंसी। तो 4 एजेंसीज कौन कौन सी हो गई यहाँ पे? IFC, IBRD, ADB, IMF। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, नेम 4 इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर फॉरेन करेंसी फंड्स। और चौथा सोर्स क्या हो सकता है आपका? इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, यानी कि पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट मतलब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। तो आप जाइए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के पास और उनसे फंड्स रेज कर सकते हैं बाय इशूइंग बॉन्ड्स एंड डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो कुछ मार्केट में फंड्स आपको मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया में जो कुछ बड़े मार्केट है जहां से फंड्स रेज कर सकते हो, टोक्यो जो जापान में है, लंदन UK में है, लग्जमबर्ग यूरोप में है, न्यूयॉर्क
और कहाँ पे है? यूएसए। दीज आर दी मेजर सेंटर्स जहां बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको आप शेयर्स और डिबेंचर इशू कर सकते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स रेज कर सकते हैं, सब्सटेंशियल सम। मतलब आपको 10-20 हजार करोड़ रुपए भी रेज करना हो तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर से रेज कर सकते हैं। ओके, फिर आपके मन में सवाल आएगा कि व्हाई डू वी नीड टू रेज फंड्स फ्रॉम अब्रॉड, इज इट राइट? उसके पहले एक टर्म यूज किया नीचे, यूरो इश्यूज। यूरो इश्यूज का मतलब है रेजिंग ऑफ द फंड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। यूरो का मतलब यहाँ पे यूरोप नहीं है, ठीक है? यूरो का मतलब यूरो करेंसी भी नहीं है। यूरो इश्यूज का मतलब है रेजिंग ऑफ द फंड्स इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। सवाल है कि क्यों हम फंड्स रेज करते हैं आउटसाइड इंडिया से? इंडिया के बाहर बहुत सारी कंपनी फंड्स रेज करती हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी रेज्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड मतलब रियली लार्ज। सपोज 20-25 हजार करोड़ रुपया रेज करना है, तो इंडिया में आप रेज करेंगे, हो सकता है इतना बड़ा फंड्स नहीं मिले। दूसरा, उसमें बहुत टाइम लग सकता है, उसकी कॉस्ट बहुत हो सकती है। लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में आप जितना अमाउंट चाहे उतना रेज कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट है, इट ब्रॉडेन्स द बेस ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टर्स। आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो सिर्फ नेशनल ही नहीं, अब इंटरनेशनल भी हो गए हैं। इससे कंपनी का जो शेयर होल्डर्स का जो बेस होता है वो इंप्रूव होता है। इन सब कंपनीज में कौन इन्वेस्ट करते हैं? जो हाईली एजुकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स होते हैं। ये कंपनी के ऊपर पूरा रिसर्च करते हैं और उसके बाद अपना पैसा लगाते हैं। तो अगर ऐसे इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, मतलब आपकी कंपनी अच्छी है। तो अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो उसका तीसरा एडवांटेज, इट ऑफर्स बेटर कंपैरेटिव शेयर वैल्यू। यानी इंटरनेशनल मार्केट में आपकी शेयर की वैल्यू भी ज्यादा मिलती है। कैसे ज्यादा मिलती है जरा देखना। सपोज एक कंपनी है, लेट से एग्जांपल के तौर पे इन्फोसिस। इन्फोसिस इंडिया में फंड्स रेज करेगी, तो एग्जाम्पल के लिए अज्यूम करेंगे कि वो 1000 रुपए में शेयर इशू कर सकती है पर शेयर। लेकिन अगर वो यूएसए में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगी तो मान लो $20 पे इशू कर सकती है। वहां पे $20 में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो इसमें फायदा क्या हुआ? कहाँ इशू करेंगे, इंडिया में या यूएसए में? यूएसए में, क्योंकि $20 को अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करूं तो एक्सचेंज रेट कितना है? एक्सचेंज रेट अभी 70 रुपीज है। और अगर मैं उसको रुपीस में कन्वर्ट कर दूं, तो ये 20 इंटू 70, ये 1400 रुपीज हो गया। 1400 हो गया। तो 1000 रुपीज रेज करना अच्छा है कि 1400 रुपीज रेज करना अच्छा है? हाँ जी, 1000 या 1400? 1400। हमें तो एक शेयर इशू करने हैं। तो इसलिए बहुत सारी कंपनी ये भी करती है कि बिकॉज वहां पे आपको ज्यादा वैल्यू मिलता है, पर इंस्ट्रूमेंट ज्यादा फंड्स रेज कर सकते हैं, हम वहां पे इशू करते हैं अपने डेट को या इक्विटी को। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि हम फॉरेन कंट्री से फंड्स रेज करते हैं, उसका कारण है लो कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स। लो कॉस्ट का मतलब आपका जो इंटरेस्ट रेट है, अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है तो बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेंगे तो आपको 12% इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस थोड़ी खराब हो तो 14% भी लग सकता है। बहुत ज़्यादा अच्छी हुई तो 10% लग जाएगा। यानी बहुत अच्छे कस्टमर होंगे तो 10, थोड़े एवरेज 12 और थोड़ा खराब 14। लेकिन अगर आप यूएसए में जाके फंड्स रेज करेंगे तो हो सकता है ये आपको 4% इंटरेस्ट में, 5% इंटरेस्ट में फंड्स मिल जाए। जापान में जाके फंड्स रेज करेंगे
तो हो सकता है 1%, 2% में फंड्स मिल जाए। अब बताओ क्या अच्छा है, 12-14% इंडिया में देना या यूएसए में 4 या 5% देना, जापान में 2%, 3% देना, वो अच्छा है ना। तो कितना बचत, अगर आपको मान लो $100 मिलियन या ऐसा कोई बड़ा अमाउंट रेस करना हो तो आपकी बहुत सेविंग होगी। साल में आपका करोड़ों रुपए इंटरेस्ट में बच जाएंगे। तो मैनेजमेंट को क्या है, जहां सस्ता वहां से फंड्स रेस करो। हमें कोई ज्यादा देश प्रेम थोड़ी है। अगर हम ज्यादा देश प्रेम करेंगे तो मेरा पीएनएल अकाउंट अफेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो बिजनेसमैन के लिए सबसे बड़ा देश प्रेम क्या है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर मुझे फॉरेन कंट्री में फंड्स रेस करके सेविंग हो रही है तो मैं वहां रेस करूंगा। पांचवा बेनिफिट क्या है, इट इंप्लाइज एक्सेप्टेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेस्टर्न इन्वेस्टर्स। अगर आपकी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, मतलब आपकी कंपनी एक अच्छी कंपनी है। क्योंकि ये जो वेस्टर्न इन्वेस्टर्स होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के, यूरोपियन कंट्रीज के, यूएसए, दे आर वेरी क्वालिफाइड, वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी नॉलेजेबल। दे डू लॉट ऑफ रिसर्च ऑन योर कंपनी। पूरी आपकी कंपनी की अच्छी खासी जांच पड़ताल करेंगे, उसकी पूरी खोदबीन करेंगे, छानबीन करेंगे और उसके बाद पैसा लगाएंगे। अगर इन फॉरेन इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया, मतलब आपकी कंपनी अच्छी कंपनी होगी तभी लगाया है उन्होंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद पैसा लगाया है, मतलब आपकी कंपनी एक अच्छी कंपनी है। और इसकी वजह से पॉइंट नंबर 6, इट इनहांसेस द इमेज ऑफ द कंपनी। फॉरेनर्स आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आपकी कंपनी की इमेज इंप्रूव होती है। अगर मान लो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है जिनका नाम है वॉरेन बफे, नाम तो सुना ही होगा, वॉरेन बफे, ओके। तो अगर उन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, मतलब आपकी कंपनी अच्छी है, तो उसमें फिर और भी इन्वेस्टर आते हैं, फिर देश विदेश के सभी इन्वेस्टर फिर उसमें आने लग जाते हैं। और तो और आपका प्रोडक्ट भी इंटरनेशनली पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज आ जाएगी कि इस इन्वेस्टर ने इस कंपनी में पैसा लगाया। वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनी के प्रोडक्ट दिखने लग जाते हैं। वहाँ की कंपनी का जब नाम दिखता है स्टॉक एक्सचेंज में तो लोग सोचते हैं ये कौन सी कंपनी है, ये एस फाउंडेशन क्या है। एक दिन पता चला न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एस फाउंडेशन का ट्रेड हो रहा है, शेयर जो है ना वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। तो लोग क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे क्या करती है, फिर हमारा प्रोडक्ट और बिकेगा, हमारी सर्विसेज और लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि अभी वो यूएस में भी वो शेयर ट्रेड होने लग गया है। तो इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी शेयर्स को यूएस के स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टिंग करवा देते हैं। फिर आप मुझसे पूछो कि सर फॉरेन के इन्वेस्टर इंडियन कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या वो अपनी कंट्री के शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्या वहां शेयर कम है जो यहां पर आ रहे हैं। तो पहला कारण ये है, पॉइंट नंबर 1, कि यूरो इश्यूज आर मेड बाय कंपनीज विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। ये फंड्स कौन रेस करते हैं फॉरेन कंट्री में जाके, किसकी मजाल की वहां जाके फंड्स रेस करें। कोई भी क्या छोटी मोटी कंपनी जाकर फंड्स रेस कर सकती है यूएस में, नहीं। जो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, ओके, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब 5-10 साल से प्रॉफिट मेकिंग है, अच्छा डिविडेंड दे रही है, ओके, मैनेजमेंट अच्छी है, सिर्फ वैसी कंपनीज को ये फॉरेन कंट्रीज में शेयर इशू करना अलाउड होगा। तो दिस आर द कंपनीज विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, अदरवाइज उनको अलाउ ही नहीं करेंगे वहां पे। तो इन्वेस्टर को पता है कि ज्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं इनका इतिहास ऑलरेडी बहुत अच्छा है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। दूसरा एडवांटेज इन्वेस्टर को है कि फॉरेन कंट्रीज में ये लिस्टिंग करवा देते हैं, यानी वहां के स्टॉक एक्सचेंज में इसको हम लिस्ट करवाते हैं, वहां पे ट्रेडिंग होती है। तो इन्वेस्टर जब चाहे सेल भी कर सकता है, यानी उसका पैसा ब्लॉक नहीं होगा, उसका पैसा ब्लॉक नहीं होगा ना, क्योंकि वहां पर के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है। तो अगर आपको मान लो सेल करना हो तो आप सेल करके बाहर निकल सकते हैं। फिर तीसरा एडवांटेज है कि हम कहाँ पे फंड्स रेज कर रहे हैं, यूएस में। ट्रेडिंग कहाँ हो रही है, यूएस में।
किस करेंसी में ट्रेडिंग हो रही है? यूएस डॉलर में। तो क्या उसको डॉलर को रुपीस में या रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है? नहीं। तो उसके लिए कोई फॉरेन एक्सचेंज रिस्क नहीं। अगर आप अपनी खुद की कंट्री की करेंसी में ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लिए कोई रिस्क नहीं है। डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन जनरली कैरी कंसेशनल टैक्स रेट। एक और एडवांटेज, डिविडेंड, इंटरेस्ट और कैपिटल गेन पे लोअर टैक्स रेट लगता है। नेक्स्ट इज मार्केट फॉर मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स इज लिक्विड। एक थोड़ा स्पेलिंग करेक्शन करना, स्क्रिप्ट्स मतलब शेयर्स। मार्केट फॉर मोस्ट ऑफ द शेयर इज लिक्विड एंड हेंस फैसिलिटेट्स फास्टर एंट्री एंड एग्जिट। यानी कि जब चाहो आप शेयर खरीद सकते हो, एंट्री, जब चाहो शेयर बेच सकते हो, एग्जिट। एंड इन्वेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ सिंप्लीफाइड फॉर्मेलिटीज। सिंप्लीफाइड फॉर्मेलिटीज का मतलब है कि उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं झेलने पड़ते हैं। सपोज आप यूएस के इन्वेस्टर हैं और आपको इंडिया में आके इन्वेस्ट करना है, तो फिर आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ेंगे। पहले यूएस के लॉस को कंप्लाई करो, फिर इंडियन लॉस को कंप्लाई करो, यहां पर बैंक अकाउंट ओपन करो, यहां पे डीमैट अकाउंट ओपन करो। लेकिन यहां तो शेयर कहां ट्रेडिंग हो रहा है? आपकी कंट्री में हो रहा है। तो क्या आपको इंडियन लॉस कंप्लाई करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ यूएस के लॉस की कंप्लायंस करनी है। वहां पर एक बैंक अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट खोलो और ट्रेडिंग चालू करो, जैसे नॉर्मली करते हैं हम इंडिया में, ठीक है। और एक और सेकेंड लास्ट एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड मतलब वो अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसके लिए एक और मौका मिलता है, एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है। यूएस के शेयर में तो वो इन्वेस्ट करेगा ही, इसके अलावा वो इंडिया के शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकता है। कल को अगर मार्केट मान लो क्रैश हो गया, शेयर की वैल्यूज घट गई, तो कहीं नुकसान होगा तो कहीं फायदा भी होगा। तो डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स इन रिस्क रिडक्शन। लिखो यहां पे डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स इन रिस्क रिडक्शन। कल को यूएस मार्केट क्रैश हो गया, कोई बात नहीं, इंडियन कंपनी से फायदा होगा। और एक और कारण है जिसकी वजह से वो शेयर मार्केट की ओर आकर्षित होते हैं, एंड दैट इज हायर रिटर्न। इज इट राइट? रेट ऑफ रिटर्न काफी हाई है। ऐसा देखा गया है कि इंडियन कंपनीज के शेयर की प्राइस बढ़ने का अभी भी बहुत गुंजाइश है, अभी भी बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। यूएस के जो शेयर्स हैं उसकी प्राइस काफी ऑलरेडी बढ़ चुकी है, वो सैचुरेट हो गया है, जितना बढ़ना था बढ़ गया। अब वहां पे सिर्फ आपको नॉर्मल रिटर्न मिलेगा। लेकिन इंडियन कंपनी के शेयर के प्राइस के बढ़ने की अभी भी स्कोप बहुत ज्यादा है। तो अगर आप यहां इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रेट ऑफ रिटर्न काफी ज्यादा होगा। तो ये जो दो पॉइंट अभी हमने पढ़े, बेनिफिट टू इशूअर एंड बेनिफिट टू इन्वेस्टर, ये आंसर आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछेंगे व्हाट आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेल्ट विद इन द इंटरनेशनल मार्केट, पहले तो उसको टिक कर दो। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के जो मैक्सिमम क्वेश्चन है यहीं से आते हैं। एक बार एग्जाम में उन्होंने पूछा था व्हाट आर द वेरियस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डेल्ट विद इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आप इशू कर सकते हो। तो आपको क्या करना है एग्जाम में, पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखना है, उसके फीचर्स लिखने हैं, हो सके तो कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिख देना है, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं यूरो बॉन्ड। तो आप ये क्वेश्चन अपने आप में 2 मार्क के लिए पूछा गया है, व्हाट आर यूरो बॉन्ड्स। 2 मार्क के लिए पूछेंगे तो 4-5 लाइन तो कम से कम लिख देना। एक तो जब भी देखो कुछ भी आपसे पूछे बॉन्ड जिसके एंड में बॉन्ड लिखा हो, तो आप ये लिखना दीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। किसी भी प्रॉब्लम में बॉन्ड के ऊपर अगर नोट आए तो लिखना दीज आर डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एक तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, दूसरा आपको प्रिंसिपल
पे करना है। ओके, तो आप चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हो एग्जाम में अपना, द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, दीज आर डिनोमिनेटेड इन। अभी तक आपने जो लिखा वो एक जनरल बॉन्ड की परिभाषा है, लेकिन यूरो बॉन्ड क्या है, इसके लिए आपको लिखना होगा डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी outside the country of that currency. For example, a sterling pound bond issued in Germany. एक सपोज यूके की कंपनी है, यूके की करेंसी क्या है, पाउंड है, कंपनी है यूके की, फंड्स कहां रेज कर रही है, जर्मनी में, और जो बॉन्ड इशू किया है वो किस करेंसी में इशू किया है, पाउंड में। तो इसका मतलब है द बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ बोरोवर। लिखो, द बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड इन द करेंसी ऑफ बोरोवर। इस एग्जाम्पल में बोरोवर कौन है, यूके कंपनी है, बॉन्ड किस करेंसी में इशू किया गया है, पाउंड में। सो आपको एग्जाम में अगर ये पूछे यूके कंपनी इज रेजिंग फंड्स इन जर्मनी एंड द बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड इन पाउंड, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड, तो आपका आंसर होगा यूरो बॉन्ड। अब इसका एडवांटेज क्या है कि आप खुद की करेंसी में फंड्स रेज कर रहे हैं। तो एक और लाइन नीचे लिखना, द बोरोवर डज नॉट हैव टू बेयर, borrower does not have to bear exchange fluctuation risk. Borrower does not have to bear exchange fluctuation risk. क्यों borrower को exchange fluctuation risk bear नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद की करेंसी में फंड्स रेज कर रहा है। अगर आप खुद की करेंसी में फंड रेज कर रहे हैं तो आपको एक्सचेंज रिस्क नहीं है कि नहीं, क्योंकि सारा कैलकुलेशन तो आपकी खुद की करेंसी में हो रहा है। यूरो बॉन्ड का अपोजिट होता है फॉरेन बॉन्ड। फॉरेन बॉन्ड इज ऑल्सो अ डेट इंस्ट्रूमेंट, but it is denominated in a currency which is foreign to the borrower and is sold in the country of that currency. For example, a British firm placing US dollar bond in USA. 2 मार्क्स के लिए इसको भी टिक कर देना। अब यहां पर आपको क्या लिखना है समझने के लिए, the bond is denominated in the currency of lender. ये डिफरेंस, कभी कभी क्वेश्चन आता है 2 मार्क के लिए, डिफरेंस बिटवीन यूरो बॉन्ड एंड फॉरेन बॉन्ड। डिफरेंस बिटवीन यूरो बॉन्ड एंड फॉरेन बॉन्ड, यूरो बॉन्ड इज इशूड इन द करेंसी ऑफ बोरोवर, फॉरेन बॉन्ड इज इशूड इन द करेंसी ऑफ लेंडर। अब इस एग्जांपल में देखना, इशूइंग कंपनी कौन सी है, यूके की है, ब्रिटिश कंपनी, एंड बॉन्ड इज इशूड इन विच करेंसी, इशूड इन डॉलर, जो कि यूएस की करेंसी है। तो ये हो गया फॉरेन बॉन्ड। फॉरेन बॉन्ड में एक डिसएडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, द एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क। अच्छे स्टूडेंट क्या करते हैं, साथ साथ लिखते रहते हैं। द एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क इज बोर्न बाय बोरोवर। तो यहां पर बोरोवर को एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब वो डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट करेगा तो एक्सचेंज रेट अप्लाई करना होगा, फिर पैसा जब वापस करना होता है, प्रिंसिपल रिपे करना होता है, तो फिर पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। तो जब जब डॉलर को पाउंड में या पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तब फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आपको बेयर करना पड़ेगा। अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो गया तो आपको नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है,
नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो इतना भी लिख देंगे तो 2 मार्क्स हो गए आपके। फिर इसी को हम एक्सचेंज फॉरेन हेज, फॉरेन बॉन्ड का जो अगला वर्जन है फुल्ली हेज्ड बॉन्ड। अभी आपने फॉरेन बॉन्ड पढ़ा, फॉरेन बॉन्ड में रिस्क किसको है? बोरोवर को है। एग्जाम्पल समझना, सपोज हमने एक फॉरेन बॉन्ड इशू किया, एक इंडियन कंपनी ने यूएस में जाके फॉरेन बॉन्ड इशू किया, $100 मिलियन रेस किया, इंटरेस्ट रेट 4% है। अब यहां पर इंटरेस्ट रेट तो आपको सस्ता मिल गया, लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा रिस्क है आपके पास में। जब आप पेमेंट करेंगे तो एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है, आपको ज्यादा पे करना हो सकता है। टूडेज एक्सचेंज रेट, जिस दिन आपने बोरो किया, टूडेज एक्सचेंज रेट जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं स्पॉट रेट, मान लो 70 रुपीज पर डॉलर है। 1 ईयर लेटर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जब आपको पैसा वापस करने जाओगे तो 70 की जगह 80 हो सकता है, तो आपको 80 के रेट से वापस करना होगा। तो आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन हेज इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट। यू कैन हेज। अब बोलेंगे सर ये हेज मतलब क्या होता है? टू हेज मीन्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द रिस्क। टू हेज मीन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रिस्क। एक वर्ड है हेज, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रिस्क। इज इट राइट? जैसे घर के बाहर हम ऐसे बाउंड्री लगा देते हैं ना, बहुत लोग जिनके बंगलो होते हैं, ताकि जानवर ना घुस सके, कोई और ना घुस सके, चोर ना घुस सके, तो क्या कर रहे थे? यार हेजिंग। तो हेज का मतलब होता है एक फेंसिंग करना, ताकि आपको नुकसान ना हो। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनके द्वारा हम एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क को हेज कर सकते हैं, फ्लक्चुएशन रिस्क को कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं, घटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आपने इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को हेज कर लिया तो इसको हम बोलेंगे फुल्ली हेज बॉन्ड। फुल्ली का मतलब है इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, यहां पे लिखा हुआ है नीचे, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बोथ आर हेज्ड, देन इट इज कॉल्ड फुल्ली हेज बॉन्ड। और ये कैसे करते हैं जरा उसका एग्जांपल देखिए। उसके लिए हम एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। सर जरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताइए। हमने भी सुना है लेकिन हमें पता नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द एक्सचेंज रेट is fixed in advance, is fixed in advance, but the actual delivery मतलब पेमेंट, actual delivery will take place at a future date। ठीक है, तो आप बोलेंगे ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है हमें समझने के लिए, तो एक एग्जांपल देखते हैं। 1 जनवरी 2021 को आपने लोन लिया, 31 दिसंबर 2021 को रीपे करना है विथ इंटरेस्ट। लोन है $1,00,000 और इंटरेस्ट पे करना है 4%, यानी $1,04,000 आपको रीपे करना है। तो आप क्या करेंगे? बैंक जो फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहाँ मिलता है? बैंक्स में मिलता है, या कुछ जो फॉरेन करेंसी डीलर्स होते हैं जिनको आरबीआई ने लाइसेंस दिया है, उनके पास जाएंगे, आज जाएंगे 1 तारीख को, और उनको बोलेंगे कि मुझे आपसे $1,04,000 खरीदना है 31 दिसंबर को, क्या रेट लोगे? ये निगोशिएशन कब हो रहा है? आज। तो बैंक ने कहा हम आपको 71 रुपीज पर डॉलर चार्ज करेंगे। तो आपने और बैंक ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया कि 1 साल बाद ये जो पार्टी है, कंपनी है,
ये बैंक से $1,04,000 71 रुपीज़ के रेट से बाय करेगी। 1 साल के बाद जाइए, बैंक को आप 71 के रेट से पेमेंट कीजिए और बैंक आपको $1,04,000 देगी। अब क्या होगा 1 साल के बाद, अब रेट चाहे बढ़े, मान लो 75 हो गया, तब भी आपको 71 के रेट से देना है। मान लो घट गया, तब भी आपको 71 के रेट से ही देना है। ठीक है, ये हो गया फुल्ली एज बॉन्ड। तो मतलब अब आपको एक्सचेंज रेट के वेरी होने का, फ्लक्चुएट होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपने रेट पहले से ही लॉक कर दिया है। नेक्स्ट टिक करना फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड मतलब वेरिएबल रेट बॉन्ड। यहां पे इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता। लिखो, एक सिंपल वर्ड में लिखो, इंटरेस्ट रेट इज नॉट फिक्स्ड। नोट्स का मतलब है डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट, इंटरेस्ट रेट इज नॉट फिक्स्ड। एक और लाइन लिखना, इंटरेस्ट रेट इज लिंक्ड टू अ बेंचमार्क रेट। Interest rate is linked to a benchmark rate, for example RBI rate, prime lending rate, London interbank offer rate, etc. ओके, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा कैसे होगा, इस तरह से इंटरेस्ट रेट डिनोमिनेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रेट विल बी लाइबोर। लाइबोर मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। ये लंदन में इंटरेस्ट रेट होता है, वहां पर एक बैंक दूसरी बैंक को इस रेट से लोन देती है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइबोर। तो आपका इंटरेस्ट रेट हो सकता है आपके लिए लाइबोर प्लस 2% हो। तो अगर लाइबोर 5 होगा तो आपको 7% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा उस साल। और अगर किसी साल लाइबोर 6 हो गया तो आपको 8 भरना होगा। किसी साल लाइबोर 4 हो गया तो आपको 6%। ये लाइबोर फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आपका इंटरेस्ट रेट भी उस पीरियड के लिए फिर फ्लक्चुएट होता रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम है फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट फिक्स नहीं है, इसको हम वेरिएबल रेट भी बोल सकते हैं, वेरिएबल रेट नोट्स। ये इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में काफ़ी पॉपुलर होते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे जवान। यूरो कमर्शियल पेपर। तो यूरो कमर्शियल पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स अंडरलाइन करना। फर्स्ट लिखना, दीज आर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। शॉर्ट टर्म और अंडरलाइन करना। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लेस देन ईयर, वहां पे लेस देन ईयर लिखा हुआ है, अंडरलाइन करना। शॉर्ट टर्म मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म 2 घंटे भी शॉर्ट टर्म हो सकता है। सी एग्जाम में 3 घंटे भी बहुत शॉर्ट टर्म साबित होते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का मतलब है लेस देन ईयर। और कौन सी करेंसी में यूजुअली इनको इशू करते हैं, यूएस डॉलर में। ठीक है, तो ये कुछ फीचर इनके याद रखना। 2-3 लाइन में आपकी बुक से और एक्सप्लेन कर देता हूं। द प्रिंसिपल डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज दैट कमर्शियल पेपर्स आर not underwritten by a bank and the issuer therefore is one with very high credentials. कमर्शियल पेपर की अंडरराइटिंग नहीं होती है। कमर्शियल पेपर की अंडरराइटिंग आपने सुना है, अगर मान लो आप बहुत बड़ा अमाउंट रेस करते हैं तो एक अंडरराइटर को अपॉइंट कर लो। पब्लिक ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जो अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन है वो अंडरराइटर सब्सक्राइब करता है। यूरो कमर्शियल पेपर में आप अंडरराइटिंग नहीं करते हैं, इसलिए यूरो कमर्शियल पेपर सिर्फ जो कंपनी जिनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है वैसी कंपनी ही मार्केट में लाएगी, क्योंकि अंडरराइटर नहीं है। हो सकता है कि पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करे, तो उस केस में सिर्फ जो कंपनी होती है बहुत अच्छी होती है वही लाती है इशू। और यहाँ पे मिनिमम डिनोमिनेशन क्या होता है, $1 लाख।
आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ $1 लाख इन्वेस्ट करना होगा एक इंस्ट्रूमेंट के लिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट फीचर मैंने आपको बताया है, दीज आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, अंडरलाइन, दीज आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू का मतलब होता है कि अगर मान लो फेस वैल्यू $1 लाख है तो हम इसको इशू करेंगे $95,000 पे, और ये जो डिफरेंस $5,000 का है दैट इज द इंटरेस्ट, दैट इज द इंटरेस्ट। अलग से इंटरेस्ट पे नहीं करती है कंपनी, इन्वेस्टर को बोलेगी आज तुम $95,000 इन्वेस्ट करो, 1 साल के बाद हम तुम्हें $1 लाख देंगे, बीच में और कुछ नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टर बोलेगा मेरी इनकम क्या हुई, ये 5,000 एक्स्ट्रा हम आपको किस लिए दे रहे हैं, मुंह दिखाई का दे रहे हैं क्या, यही आपकी इनकम है, इज इट राइट। और ज्यादा लालच मत करो, 95,000 पे 1 साल में आपको $5,000 जो ऊपर का मिल रहा है वही आपकी इनकम है। फिर नेक्स्ट आ गया यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड। यूरो कन्वर्टिबल, नाम में सारे गुण छुपे हुए हैं। कन्वर्टिबल बॉन्ड है मतलब आप इसको भविष्य में, फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बॉन्ड है मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट है। यूरो है मतलब ये फॉरेन करेंसी में इशू हुआ होगा, फॉरेन कंट्री में इशू हुआ होगा, तो इसको टिक करना ये अपने आप में 2 से लेकर 4 मार्क का क्वेश्चन है। 2 से लेकर 4 मार्क्स, कुछ भी हो सकता है। So euro bond are debt instrument which give the bond holder an option to convert into equity shares of the company। यानी इन्वेस्टर अगर चाहे तो बाद में भविष्य में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। इससे ये इंस्ट्रूमेंट काफी अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि इक्विटी शेयर में वो कन्वर्ट होगा प्री डिटरमाइंड प्राइस पे। मान लो 5 साल बाद अगर शेयर का प्राइस बढ़ गया, 5 गुना हो गया, तो इसको तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसको एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे मिलेगा, भले प्राइस 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना क्यों ना हो जाए। दिस बॉन्ड्स कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। कुछ कुछ कंपनीज बॉन्ड में एक कॉल ऑप्शन भी देती है, यानी यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड विथ कॉल ऑप्शन, यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड विथ कॉल ऑप्शन। तो अगर कॉल ऑप्शन हुआ, इसका मतलब है कि जो इशूइंग कंपनी है वो मैच्योरिटी के पहले ही रिडीम कर सकती है बॉन्ड को। इशूइंग कंपनी मैच्योरिटी के पहले अगर चाहे तो रिडीम कर सकती है, तो इसको हम बोलते हैं यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड विथ कॉल ऑप्शन। कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। एक बॉन्ड इशू किया गया 1 जनवरी 2000 से 2020, 10 साल का बॉन्ड है। तो अब ये मैच्योर होगा, कब होगा जरा काउंट करो, 20, 21, 22, 23, 24, 31 दिसंबर 2029 को मैच्योर होगा ये, बोलो ना हाँ, घर जाके काउंट कर ले, 10 साल हो गए। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो बीच में कभी भी, सपोज 31 दिसंबर 2025 कंपनी को लगता है कि हमें रिडीम कर देना चाहिए, तो क्या रिडीम कर सकती है? हाँ, अगर उस बॉन्ड में कॉल ऑप्शन होगा तो, नहीं तो नहीं। इज इट राइट? फिर आप पूछेंगे कंपनी बीच में क्यों रिडीम करना चाहेगी? मान लो इस बॉन्ड पे हम उसको 10% इंटरेस्ट रेट दे रहे थे, लेकिन बाद में मार्केट में इंटरेस्ट रेट घट गया बहुत, अब आप सिमिलर इंस्ट्रूमेंट को 5% पे इशू कर सकते हैं। तो कंपनी क्या करेगी, पुराने वाले बॉन्ड को रिडीम कर देगी और न्यू बॉन्ड इशू करेगी, तो उनका 5% इंटरेस्ट बच जाएगा ना बाकी के 5 सालों के लिए। तो ये भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको बॉन्ड विथ कॉल ऑप्शन इशू करना पड़ेगा। इसका एक दूसरा होता है यूरो कन्वर्टिबल बॉन्ड विथ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में रिडम्पशन का पावर किसके हाथ में दिया जाता है? इन्वेस्टर के हाथ में। किसके हाथ में? इन्वेस्टर के हाथ में। वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। 1 जनवरी 2020 को हमने बॉन्ड इशू किया, 31 दिसंबर 2029 को ये बॉन्ड
मैच्योर होगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी, लेकिन दिस बॉन्ड हैज पुट ऑप्शन. पुट ऑप्शन गिव द होल्डर, होल्डर मतलब बॉन्ड होल्डर, इन्वेस्टर, द राइट टू सेल इज बॉन्ड टू द इश्यूअर कंपनी एट अ प्री डिटरमाइंड डेट एंड प्राइस. बीच में मान लो कभी इन्वेस्टर को पैसे की जरूरत पड़ी, बीच में कंपनी के पास जाएगा, बोलेगा ये लो अपने बॉन्ड और मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, तो कंपनी रिडीम कर देगी. ठीक है, लेकिन कब? जब उसमें पुट ऑप्शन होगा. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इतना तो जरूर लिखना, टाइम मिले तो इसको भी लिखना. ठीक है, उसके बाद आएंगे यूरो बॉन्ड विथ इक्विटी वारंट्स. तो ये अलग अलग टाइप के यूरो बॉन्ड है, उनको पॉपुलर बनाने के लिए कंपनी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करती है. पिछले वाले में उसको कन्वर्जन ऑप्शन दिया, पुट ऑप्शन दिया. इस बार हमने यूरो बॉन्ड प्लस इक्विटी वारंट. तो इसमें यूरो बॉन्ड के सारे फीचर तो होंगे ही, प्लस एक वारंट दिया जाता है. सर ये वारंट क्या होता है? वारंट गिव्स राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर. वारंट इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा आप वारंट को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. एट अ फ्यूचर डेट. ठीक है, वारंट का मतलब यहां पर है कि अगर आप चाहें तो इस वारंट के बदले कंपनी से शेयर ले सकते हैं एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. प्राइस पहले से तय हो गया ऑन अ फ्यूचर डेट. 3 साल बाद कंपनी बोलती है 3 साल बाद आप चाहो तो इस वारंट के बदले 250 रुपए में एक शेयर खरीद सकते हो. अब इसमें इन्वेस्टर को क्या फायदा है कि अगर 3 साल के बाद शेयर की वैल्यू 250 रुपए से बढ़ गई तो कंपनी के पास जाएगा, बोलेगा मुझे इस वारंट को शेयर में कन्वर्ट करके दे दीजिए. वो 250 देगा, मार्केट में उसकी प्राइस 500 रुपए है. बाद में उसको मार्केट में बेच करके वो काफी कैपिटल गेन अर्न कर सकता है. और मान लो प्राइस घट गई 3 साल बाद, 100 रुपए हो गए, तो बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए, है कि नहीं? दिस वारंट्स आर डिटैचेबल ऑल्सो. आप उसको किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं. प्योर बॉन्ड्स आर ट्रेडेड एट अ डिस्काउंट. कभी कभी इन बॉन्ड्स को डिस्काउंट पे भी ट्रेडिंग करते हैं. नेक्स्ट इज यूरो कन्वर्टिबल जीरो बॉन्ड. अब इसमें देखिए 3 फीचर. एक तो यूरो बॉन्ड है, इट हैज ऑल फीचर्स ऑफ यूरो बॉन्ड. दीज आर कन्वर्टिबल, मीन्स दे विल बी कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर. एंड जीरो बॉन्ड मतलब इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं पे करती. तो फिर इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा? इंटरेस्ट नहीं, इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि अगर शेयर की प्राइस बढ़ गई फ्यूचर में तो आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि प्री डिटरमाइंड प्राइस पे कन्वर्ट होगा. कुछ कंपनीज का फ्यूचर लोगों को लगता है बहुत अच्छा है, तो आज उसमें आप इन्वेस्ट करो और आपको एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे इक्विटी शेयर मिलेगी. मान लो उनको लगता है शेयर की प्राइस आने वाले समय में 5 गुना बढ़ सकती है, तो आज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद आपको एक शेयर मिलेगा, लेकिन तब तक उसकी वैल्यू हो सकता है 500 रुपये हो जाए. तो 100 का 5 साल में अगर पैसा 500 रुपये हो रहा है तो आपको बहुत बड़ा फायदा हुआ. तो उतना तो रिस्क लेना ही चाहिए. कंपनी के लिए भी एडवांटेज है, कंपनी को इमीडिएटली इक्विटी शेयर इशू नहीं करना पड़ता. इमीडिएट डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होगा. डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल होगा बट फ्यूचर में होगा. तब तक आपका बिजनेस जो है स्टैब्लिश हो चुका है, आपका प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है. ठीक है, अगर आपने अभी ही इशू कर दिया होता इक्विटी शेयर तो आपका कंट्रोल अभी से डायल्यूट हो जाता. सो इट इज कॉल्ड डेफर्ड इक्विटी इशू. मैंने अंडरलाइन कर दिया, आपके भरोसे ज्यादा नहीं छोड़ता मैं कुछ भी. 3 मार्क के लिए क्वेश्चन था. ओके, 3 मार्क के लिए एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में.
एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ECB, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। तो ये जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, इसका सिंपली मतलब होता है कि इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर, एक्सटर्नल, इंडिया के बाहर से अलग अलग सोर्सेस से बोरो करना इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। और इसके तहत क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, कहाँ कहाँ से बोरो कर सकते हैं, तो यहाँ एक बहुत लंबी लिस्ट दी गई है। आपको जितना मैक्सिमम याद रख सको लिखना है कि इसका मतलब कमर्शियल लोन विच में बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन, बैंक से लोन ले सकते हैं, बायर्स क्रेडिट, बायर मतलब जो आपसे इक्विपमेंट परचेस करता है, गुड्स परचेस करता है, उससे एडवांस ले लो। मेरा एक इंपोर्टर है मान लो अमेरिका में, मैंने उसको बोला $5 लाख एडवांस दो, उसके बाद मैं गुड्स भेजूंगा आपको, तो जो एडवांस आया मेरे लिए तो सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। फिर हम सप्लायर्स क्रेडिट, हमने मान लो कुछ परचेज किया इंडियन कंपनी ने, तो उसने सप्लायर को कहा कि हम आपको 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे। बायर से ले लो एडवांस, सप्लायर को करो लेटर पेमेंट, तो आपके लिए सोर्स ऑफ फंड हो गया। या फिर आप कुछ इंस्ट्रूमेंट इशू करके फंड्स रेज कर सकते, जो कि अभी हमने पढ़ा, फ्लोटिंग रेट नोट, फिक्स रेट बॉन्ड, अवेल्ड फ्रॉम नॉन रेसिडेंट लेंडर्स। एनआरआईज को बॉन्ड इशू कर दो, एनआरआईज को अपने देश से बहुत प्यार है, ठीक है, उनकी इस इमोशनल कमजोरी का फायदा उठाओ और उनको बॉन्ड इशू करो, भारत बॉन्ड, इंडिया बॉन्ड, इंडिया राइजिंग बॉन्ड, ये सब नाम सुन के ना खुश हो जाते हैं, वो पैसा लगा देंगे, ठीक है। लिखना मत वैसे, जस्ट बता रहा हूं, इंडिया राइजिंग बॉन्ड, इंडिया शाइनिंग बॉन्ड, ऐसे कुछ इमोशनल ड्रामेबाजी वाले नाम देकर फंड्स रेज कर सकते हैं, ठीक है, विथ मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी ऑफ 3 इयर्स। उसके बाद हमने आज जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज के नाम भी पढ़े थे, उनसे भी आप फंड्स रेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बैंक्स लाइक बैंक ऑफ चाइना, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी, सप्लायर ऑफ इक्विपमेंट, फॉरेन इक्विटी होल्डर्स, यहां से फंड्स रेज कर सकते हैं। अभी जो प्रेजेंट रेगुलेशन उसके हिसाब से आप 2 तरह से ECB रेज कर सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स? तो एक है ऑटोमेटिक रूट और एक है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब यहां पर आपको RBI या गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक। अगर आपने उनके बेसिक कंपनीज एक्ट या RBI के जो बेसिक नियम जो अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो, जो उनके जो नॉर्म्स है वो सेटिस्फाई करते हो, तो वहां पर आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और एक होता है अप्रूवल रूट, जहां पे पहले आपको RBI या गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है कि हम फंड्स रेज कर रहे हैं, और उसके बाद फिर आपको गवर्नमेंट फंड्स रेज करने की इजाजत देती है। अब पॉइंट नंबर 6 की हेडिंग है मेथड यूज्ड टू हेज अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क। मेथड यूज्ड टू हेज अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क, ये हमने अभी पहले भी देखा था फुल्ली हेज्ड बॉन्ड्स में। सिर्फ आपको समझना है कि जब हम फॉरेन करेंसी में फंड्स रेज करते हैं, इंडियन कंपनी फॉरेन करेंसी में ही रेज करती है, ज़्यादातर रुपये में रेज नहीं करती है, क्योंकि फॉरेनर्स रुपये में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो अपनी करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो फंड्स तो हमने रेज कर लिया, लेकिन जब हम रीपे करते हैं तो एक्सचेंज रेट बदल जाता है, एक्सचेंज रेट बदल जाता है और हमें ज़्यादा पे करना होता है। तो जो एडवांटेज हमें मिलता है कम इंटरेस्ट रेट का, वो नलीफाई हो जाता है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ पेमेंट वी हैव टू पे एट अ हायर रेट। एग्जाम्पल जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि आज आपने बोरो किया 1 जनवरी 2020 को $100 मिलियन, आज रेट है 70 रुपीज पर डॉलर। आपको पैसा वापस करना है 31 दिसंबर 2020 प्लस 4% इंटरेस्ट के साथ $1,04,000। लेकिन इस दिन एक्सचेंज रेट क्या होगा हमें नहीं पता। अगर उस दिन एक्सचेंज रेट 80 रुपीज हो गया तो हमें 80 के भाव से पे करना होगा, 90 हो गया
तो 90 के भाव से पे करना होगा। तो ये रिस्क है हमारे लिए, हम इतना रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ रिस्क हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे। रिस्क हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, एक हमने थोड़ी देर पहले देखा था फॉरवर्ड, एक होता है ऑप्शन, फॉरेन करेंसी ऑप्शन। तो ऑप्शन कैसे काम करता है जरा देखिए। हमें बैंक को $1,04,000 पे करना है। हमें बैंक को नहीं सॉरी, फॉरेन करेंसी में जो हमने बोरो किया था उस लेंडर को $1,04,000 वापस करना है। हम क्या करेंगे, एक फॉरेन करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इंटर करेंगे। फॉरेन करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये फॉरेन करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है देखो, हम दूसरी पार्टी से जिसके साथ हम ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हम उसको बोलेंगे कि हमें 1 साल बाद $1,04,000 चाहिए, क्या रेट में दोगे? उसने कहा 71 रुपीज पर डॉलर। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। 1 साल बाद अब क्या हो सकता है, डॉलर का रेट 69 रुपीज भी हो सकता है, 74 रुपीज भी हो सकता है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑप्शन है। ऑप्शन मतलब अगर आप चाहो तो 1 साल बाद अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो, और अगर आप चाहो तो अपना ऑप्शन एक्सरसाइज मत करो। कंपलसरी नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कंपलसरी था, एक बार आपने 71 पे ताला लगा दिया तो फिर 71, लेकिन अगर ये ऑप्शन है तो इसमें ताला नहीं लगेगा। आप चाहें तो इसको एक्सरसाइज कर लें। सामने वाला बोल रहा अगर आपको 1 साल के बाद चाहिए मेरे पास आना, मैं आपको 71 की रेट से डॉलर दूंगा। 1 साल बाद रेट 69 हो गया, तो क्या मैं अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा या मार्केट से जाके परचेज करूंगा? मार्केट से। सो ऑप्शन विल लैप्स, ऑप्शन विल लैप्स। नेक्स्ट लाइन, बाई फ्रॉम मार्केट। जब मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो मैं ऑप्शन क्यों एक्सरसाइज करके 71 पे लूं? सीधी बात है ना। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उससे लो या फिर मार्केट से लो, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मान लो मार्केट रेट 74 हो गया तो ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड। you pay 71 rupees per dollar and here you pay ₹69 per dollar। तो ऑप्शन का ये फायदा क्या है कि आप अगर रेट घट गया तो मार्केट से ले लो, बढ़ गया तो उस दूसरी पार्टी से ले लो जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया है। तो दूसरी पार्टी बोलेगी अरे इसमें तो मुझे कोई फायदा नहीं है, घटा तो तुम भाग जाओगे, बढ़ेगा तो मेरे पास आओगे। तो बदले में हम उसको एक प्रीमियम देते हैं। क्या देते हैं? प्रीमियम। एक उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक प्रीमियम, एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं कि चलो मैं तुम्हें ये 5,000 रुपए देता हूं, ये तुम्हारा हो गया। अब मैं ऑप्शन एक्सरसाइज करूं या ना करूं, ये 5,000 तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उसको एक फिक्स्ड अमाउंट को हम बोलते हैं प्रीमियम। इसके बारे में और जानकारी दी जाएगी 3rd लेवल पे, जब आप इस एग्जाम को पार करके अगले लेवल पे पहुंचोगे। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में और चिंता मत करो। अब एक और प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर। फॉर ऑप्शन और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है, वही एग्जाम्पल मैं लेता हूं, फ्यूचर वाला एग्जाम्पल। हमने एक पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया कि 1 साल बाद मैं आपसे डॉलर परचेस करूंगा 71 रुपीज पर डॉलर पे। 1 साल के बाद दो पॉसिबिलिटी बनती है। मान लो 1 साल के बाद रेट 69 हो गया या 74 हो गया। अगर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो भले रेट 69 हो या 74 हो, यू विल हैव टू पे 71 रुपीज पर डॉलर ओनली। तो यहां आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो भले रेट घट जाए
तब भी 71 पे करेंगे, रेट बढ़ जाए तब भी 71 पे करेंगे। पिछली बार हमने लिखा था 69 यहाँ पे, याद होगा तो, और यहाँ 71 लिखा था। लेकिन इस बार अगर ये फ्यूचर है तो रेट इज लॉक्ड। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड आर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड आर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, दोनों में रेट लॉक हो जाता है। फिर चाहे बाद में रेट घटे या बढ़े, आपने जिस रेट से सौदा किया है उसी रेट से आपको पे करना है, ठीक है। बट ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि रेट घटे गया तो मार्केट से ले लेना, और बढ़ गया तो जिस पार्टी के साथ हमने एग्रीमेंट किया उसके साथ लेना। फिर आप पूछेंगे फॉरवर्ड और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। फ्यूचर जो होता है एक स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर की ट्रेडिंग कहाँ होती है, स्टॉक एक्सचेंज में। और फॉरवर्ड की ट्रेडिंग होती है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब दो लोग आमने सामने बैठकर एग्रीमेंट करेंगे। जबकि फ्यूचर की ट्रेडिंग करनी हो तो आपको स्टॉक एक्सचेंज में जाना होगा, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी होगी। उसके लिए ऐसे कोई सामने आपके आदमी आकर बैठेगा नहीं, ऑनलाइन जाओ, एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रेडिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी, उतना ही आपके सिलेबस के हिसाब से ज़रूरत नहीं है, ओके। अब एक और इंस्ट्रूमेंट वो बहुत पूछते हैं आपके एग्जाम में, वो है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, FCCB। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, आपको ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार आता है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर समझ लेना। मैंने बहुत बड़ा नोट बना दिया आपके लिए, जितना मैक्सिमम याद कर सको करके लिख देना। फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर इशूड इन फॉरेन करेंसी। नाम में एक फीचर तो जुड़ा हुआ है यहाँ पे, एक लाइन लिख देना, दिस बॉन्ड्स आर इशूड इन फॉरेन करेंसी, एक मार्क मिल गया। These are convertible bond, means these are convertible into equity shares of the issuing company, okay। यानी फ्यूचर में अगर इन्वेस्टर चाहे तो बॉन्ड के बदले इक्विटी शेयर ले सकते हैं, नहीं चाहे तो कैश ले सकते हैं, ठीक है। तीसरा फीचर, दीज आर अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट। फोर्थ फीचर, दे कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड ये तो मैंने बता दिया, ऑप्शन 2 कन्वर्ट इनटू फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द इश्यूअर कंपनी। बहुत सारी इंडियन कंपनी ने ये इंस्ट्रूमेंट इशू किया है, कारण पूछो तो कारण है ये, इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी लो। वेरी लो मतलब 4%, 3%। वही आप बैंक के पास जाएंगे इंडिया में तो आपको 10-12% से नीचे नहीं देंगे लोन, ठीक है। And FCCBs are denominated in freely convertible foreign currency. So usually they are issued in foreign currency like dollar, euro, pound. Okay, इससे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में काफी मोटिवेशन रहता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज यहां पर एक अंडरलाइन करना, मेजर ड्रॉबैक। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड इन्वेस्टर को एक ऑप्शन देता है कि अगर वो चाहे तो बॉन्ड को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है। तो अब इसमें मुझे दिक्कत यह है कि मुझे नहीं पता कितने लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे और कितने लोग कैश डिमांड करेंगे। तो मुझे नहीं पता कि मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर 3 साल बाद क्या होगा। अगर कहीं सभी लोगों ने कन्वर्ट कर दिया तो मेरा इक्विटी शेयर बहुत बढ़ जाएगा, हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। कहीं किसी ने भी कन्वर्ट नहीं किया तो हमारा डेट बढ़ जाएगा, उनको पैसा वापस करने के लिए फिर हमें फंड्स रेज करना पड़ सकता है। इज इट राइट? बिकॉज कन्वर्जन पक्का नहीं है कि कितने लोग कन्वर्ट करेंगे या नहीं। दूसरी दिक्कत है कि हमें कितना कैश आउटफ्लो होगा ये भी हमें नहीं पता। अगर सबने मान लो कैश ही डिमांड कर दिया तो हमें उतना कैश रेडी रखना होगा। किसी ने नहीं मांगा तो कैश की रिक्वायरमेंट कम होगी, लेकिन कितना होगा ये हमें कब पता चलेगा? मैच्योरिटी के वक्त, ठीक है। तो कंपनी यहां पर कैश फ्लो प्लानिंग भी नहीं कर सकती है, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये दोनों बातें मैच्योरिटी के वक्त ही आपको पता चलेगा। प्रैक्टिकली वो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड होल्डर्स को बोलते हैं 3 महीना पहले आप मुझे बता दो आपको क्या करना है,
उसके हिसाब से हम तैयारी करके रखेंगे। एकदम लास्ट दिन मत आके बता देना। कंपनी को एक डिसएडवांटेज एक और लिखो ब्रैकेट में, ड्रॉबैक, एक्सचेंज रिस्क है। क्योंकि आपने फॉरेन करेंसी में फंड्स रेज किया है, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो आपको ज्यादा पैसा वापस करना पड़ेगा। पिछली एग्जांपल में हमने देखा 70 रुपीज आपने जब लोन लिया उस समय, 3 साल बाद जब वापस करने जाओगे तो 75 हो सकता है, 80 हो सकता है, तो आपको ज्यादा अमाउंट वापस करना पड़ेगा। और चौथा एक और डिसएडवांटेज लिखना ब्रैकेट में, इट क्रिएट्स एक्सटर्नल डेट। कंपनी का डेट तो बढ़ता ही बढ़ता है, हमारी कंट्री का भी टोटल बोरिंग बढ़ जाता है। एज अ नेशन, एज अ कंट्री, हमारा ओवरऑल डेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, इसलिए इसको हमने और 2 पार्ट में डिवाइड किया, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज है इन्वेस्टर को कि अगर वो चाहे तो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, चाहे तो कैश ले सकता है। शेयर की प्राइस बढ़ गई तो इक्विटी मांग लो, शेयर की प्राइस अगर घट गई तो कैश मांग लो। दूसरा है कंपनी को एडवांटेज है कि इमीडिएट डाइल्यूशन नहीं होता, डाइल्यूशन होगा मैच्योरिटी के बाद, वो भी तब जब इन्वेस्टर बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट करेगा। अगर उसने कन्वर्ट ही नहीं किया तो डाइल्यूशन नहीं होगा। और तीसरा एडवांटेज है कि दीज आर इजिली मार्केटेबल। मार्केटेबल मतलब आप इसको सेल इजिली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कन्वर्जन ऑप्शन है। ठीक है, कन्वर्जन ऑप्शन मतलब इन्वेस्टर को चॉइस है, कैश या शेयर। शेयर की प्राइस बढ़ गई तो कैश शेयर मांगेगा, शेयर की प्राइस घट गई तो कैश ले सकता है। तो एक मिनिमम अमाउंट तो गारंटीड है, उसके अलावा उसको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम होता है। ये सब एडवांटेज है हुए। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सचेंज रिस्क इज हाई, वो हमने डिस्कस कर लिया। मोर डेट इज क्रिएटेड, कंपनी का डेट बढ़ता है, बहुत सारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है इसकी वजह से। बहुत सारी कंपनी क्योंकि उधार तो ले लेती है, बाद में अगर उनके पास पैसा नहीं होगा इंटरेस्ट पे करने के लिए, रिडम्पशन के लिए, तो ये एफसीसीबी वाले चुप थोड़ी बैठने वाले हैं। ये आकर क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या कोई भी इंडियन कोर्ट में अप्लाई करते कि हमें हमारा पैसा दिलाओ, और अगर पैसा नहीं दिलाया तो कंपनी को वाइंड अप भी करवा सकते हैं। तो इतना रिस्क होता है आपको यहाँ पे। ठीक है, और एक है देयर इज एन एक्सचेंज रिस्क ऑन इंटरेस्ट पेमेंट एज वेल एज रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल if bonds are not converted into equity share। 3 साल बाद अगर इन्वेस्टर ने कहा कि हमें कैश चाहिए और उस दिन रेट ऑफ एक्सचेंज बहुत बढ़ गया, 70 से 80 हो गया, तो 80 के रेट से आपको रीपेमेंट करना होगा। जितने आपने इंटरेस्ट में कमाया नहीं, उससे ज्यादा तो आपने एक्सचेंज लॉस में गंवाया। जो हमने नहीं कमाया उससे ज्यादा हमने गंवाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफसीसीबी।